चलिए आइए शुरू करें ना। क्या पढ़े थे हम लोग लास्ट? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस शुरू करना था क्या? आइए ध्यान दीजिए। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, इसके पहले आप लोग को पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छे समझाए थे, ठीक है ना? अगर आपने पास्ट परफेक्ट को समझ चुका होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ना? क्योंकि आपको पता है जैसे आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ है क्या, यानी कि एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड हुआ है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब आप लोग को बता रहे, क्या पढ़ा बना रहे हैं क्या? कुछ टेस्ट दे रहे हैं लोग? तो जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझाए थे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताया गया था कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में क्या है, कंटिन्यू, तभी तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना। अब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब ये है कि इसका पूरा का पूरा काम कहाँ हुआ होगा, पास्ट में ही। यानी पास्ट में शुरू भी हुआ होगा और पास्ट में ये क्या रहा होगा, कंटिन्यू भी रहा होगा। समझ में आ रही बात है? आइए सबसे पहले एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? तो जैसे आपका पास्ट है, देखिए सब्जेक्ट तो सभी जगह कॉमन है ना, परफेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या लगाएंगे, हैड ना। उसके बाद इसके बाद हम क्या लगाते हैं, बीन ना। इसके बाद क्या लगेगा, बीन। और चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो फिर वर्ब का कौन सा रूप आ जाएगा, फोर्थ फॉर्म ना। फोर्थ फॉर्म अर्थात जब हम V1 में क्या ऐड कर देते हैं, ING। समझ में आ रहा है? जब V1 में हम क्या ऐड कर देते हैं, ING। और इसके बाद आपको याद रखना है क्या लगता है, सिंस या फिर फॉर प्लस आपका क्या है, टाइम। समझ रहे हैं बात को? देखिए, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से अगर कंपेयर कीजिएगा तो आपको यही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो बस खाली अगर हैड के जगह पे अगर हम हैज या हैव लिख दें ना, हैड या हैज लिख दिया जाए, तब तो फिर ये आपका किसको बताने लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बोलिए, यही ना होगा? अगर इस हैड के जगह पे सिर्फ हैज या हैव ऐड कर दिया जाए तो ये अब ये किसका हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। समझ में आ रही बातें? अब सोचिए कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस दिया हुआ हो जिसमें कहीं पे हैड लगा दिया हो, कहीं पे हैज लगा दिया हो, तो फाइंड आउट करना काफी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा कि कैसे हम समझेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट की बात है और कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात है। तो देखिए, आपको जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एक्शन है, ठीक है ना, वो एक्शन क्या होगा, काहे जी आप लोग नहीं सुधरेंगे का? देखिए, नहीं पढ़ना रहता है तो आपको अपना टाइम नहीं समझ में आता है, मेरा टाइम कहाँ बर्बाद करवाते हैं, ये बात समझ में आया? अगर मन कर रहा है कि इंग्लिश नहीं पढ़ना है या जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, मना कर दीजिए सीधे, काल टाइम बर्बाद है, मेरा टाइम बर्बाद हो जाता है ना, आपके कारण सुबह सुबह उठना पड़ता है। देखिए, एक्शन आपका क्या है, यहाँ पे आपका पास्ट में क्या होगा, आपका शुरू होगा। पास्ट में क्या होता है, शुरू होता है। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट याद हो, ठीक है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट की बात याद हो
तो वहां पे आपको हम बताए थे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि ये जो एक्शन है, ठीक है ना, ये एक्शन, ये भी एक्शन कहाँ शुरू होता है? पास्ट में। ये भी शुरू तो होता है कहाँ आपका? पास्ट में। लेकिन ये कंटिन्यू होता है कहाँ आपका? सॉरी, ये आपका कंटिन्यू रहता है आपका कहाँ? प्रेजेंट में। गलत कर दिया ना। देखिए, ये पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट में क्या रहता है आपका? कंटिन्यू होता है। सही है ना? प्रेजेंट में क्या होता है? कंटिन्यू होता है। इसके साथ थोड़ा सा अंतर क्या रहेगा कि ये आपका पास्ट में आपका शुरू हुआ है और पास्ट में ही क्या रहेगा? बोलिए। कंटिन्यू होगा। देखिए दोनों के बीच में अंदर समझ में आया क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो एक्शन होगा वह पास्ट में शुरू होकर के प्रेजेंट में क्या रहता है? कंटिन्यू रहता है। और इसमें आपका पास्ट में शुरू भी होता है और पास्ट में ही क्या रहता है? कंटिन्यू रहता है। नहीं तो इसका मतलब है कि आपको शो करना होगा एक्शन को कि ये एक्शन बिल्कुल कहाँ की बात कर रही है? पास्ट का। अब देखिए, किसी से बोलना है तो बोलने वाला को क्या है कि आपका जो लिसनर है वो हो सकता है कॉन्टेक्स्ट के अनुसार क्या कर ले, अनुमान लगा ले कि आपकी जो बात हो रही है वो कहाँ की बात हो रही है? पास्ट का। लेकिन अगर आप जब लिखते हैं ना, तो जब लिखते हैं तो आपके जो रीडर होगा उसको ये स्पष्ट क्लू देना पड़ता है ना कि ये आपका समझ पाए कि ये कहाँ की बात है? पास्ट का। वो तो कोई कंटेक्स्ट वहां पे है नहीं कि उससे वो क्या लगाए, अनुमान लगाए। पॉइंट समझ में आ रही है ना? आइए दोनों के बीच में हम लोग कंपेरिजन करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, जो पहले तो होंगे उनको पता होगा, जो नहीं है उनके लिए बता दें। सिंस और फॉर का इस्तेमाल ना, याद है आपको? सिंस का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? बोलिए। सिंस का है पॉइंट ऑफ टाइम, लिखने के बाद पॉइंट ऑफ टाइम करते हैं। हम्म, हैं? यमराज भी ऊपर से देखते होंगे ना आपको, बड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये तो सेंस आपका कहाँ लगेगा? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय नहीं, यानी समय का कोई क्या होना चाहिए? पॉइंट होना चाहिए। ये ना, पॉइंट का मतलब क्या है कि जैसे टाइम का कोई पॉइंट, तो टाइम का कोई पॉइंट होगा तो वो क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। कि अगर हम बोलेंगे कि आपका सालों से, तो ये सालों से आपका जो है वो कोई निश्चित हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन अगर हम टाइम में सालों में कोई एगो ले ले, जैसे आपका इस महीने से उस महीने से, इस साल से उस साल से, तो वो एक टाइम का क्या है? पॉइंट है कि नहीं? और फॉर का जो प्रयोग है वो आपका होगा कहाँ पे? पीरियड ऑफ टाइम के पहले। क्या याद है आप लोग को? तो जैसे अगर आपको कहीं लिखा हुआ हो कि 3 घंटों से कोई काम चल रही है ना, तो बताइए इस 3 घंटों के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंस। क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 3 घंटों से ये कोई निश्चित पॉइंट नहीं है क्या? ये एक सिर्फ आपका बोल सकते हैं कि ये लेंथ ऑफ क्या है? टाइम है ना। ये टाइम का एक अवधि बता रहा है, एक पीरियड दर्शा रहा है। ओके। बट अगर आपको बोला जाए कि आपका वह बुधवार से काम कर रहा है, तो बुधवार एक क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना। अगर कोई बोल दिया कि हम 2018 से पटना में रह रहे हैं, तो वो क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। लेकिन कोई बोला कि हम 5 साल से रह रहे हैं, तो ये आपका कैसा टाइम है? पीरियड ऑफ टाइम है। क्या समझ में आ रही बातें? तो अगर जैसे ही फाइंड आउट हो जाए कि आपका कौन पॉइंट ऑफ टाइम है और कौन पीरियड ऑफ टाइम है, तो आप आसानी से सिंस या फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है ना? ओके। अब दोनों के बीच में अंतर सिर्फ हम लोग को देखना रह गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोनों में बीच एक थोड़ा सा बेसिक अंतर यही है कि अगर पास्ट परफेक्ट है तो क्या लग रहा है? हैड।
और वही प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो क्या लग जाएगा, हैज या हैव। लेकिन आपका कंटेक्स्ट के अनुसार हम उसको अलग करेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात है। क्लियर है ना? हम इसके बाद जस्ट एग्जांपल लेते हैं, जल्दी से नोट करेंगे। हो गया नोट क्या? ये आप लोग का पेन स्लो चलता है या आप लोग लिखते ही हैं स्लो? अच्छा, दिमाग स्लो है, तब तो कोई उपाय नहीं ना। दिमाग स्लो का कोई उपाय नहीं। तब आप आराम से धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे आपका दिमाग स्लो चलता है उतना धीरे धीरे लिखिए आप। हाँ? हो गया? आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अब सोचिए कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो सिंपली, शी हैड बीन studying for 3 hours. She had been studying for 3 hours. तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि ये कहाँ की बात हो गई, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अगर यहाँ पे हम ये लिख दें, शी हैज बीन studying for 3 hours, ये कहाँ की बात हुई, प्रेजेंट परफेक्ट। तब तब तो इसका मतलब ये हुआ ना कि कहीं पे कुछ लगा दीजिए, हेड लगा दीजिए, है लगा दीजिए, कोई ज्यादा अंतर होने वाला नहीं है। क्या कुछ हुआ अंतर? भाई यहाँ पे हेड लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, हेड लगा दिया, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ में आ रही बात है? देखिए, लेकिन एक्चुअली में आपको हम बताए थे कि जब पास्ट परफेक्ट की जहां बात आती है ना, याद होगा, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हम कैसे एक्शंस के लिए करते हैं, पास्ट ऑफ द पास्ट के लिए, याद है? अब उसी में ना कंटिन्यूअस लगा है, तो कम से कम इतना तो पहले ये बताए कि ये एक्शन क्या है, पास्ट ऑफ द पास्ट है। उसके बाद हमको उसको शो कराना है कि वो एक्शन कंप्लीट हुआ है या कंटिन्यू होना है। तो यहाँ पे किसी एंगल से आपको लग रहा है कि ये एक्शन पास्ट ऑफ द पास्ट का है? नहीं है ना? क्योंकि यहाँ पे अगर दोनों का मीनिंग निकालिएगा तो हिंदी मीनिंग के निकलता है, तो क्या हिंदी में अगर आप पढ़े होंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या पढ़े होंगे कि हिंदी में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी में पढ़े होंगे चुका है, चुकी है, चुके हैं। यही है ना? तो इसका मतलब इसका हिंदी निकल जाएगा कि वो 3 घंटों से आपका यानी पढ़ रही थी, पढ़ चुका रही थी, ऐसा कुछ निकलेगा ना। और इसका निकलेगा कि वह आपका 3 घंटों से पढ़ रही है। समझ में आ रही बात है? पॉइंट क्लियर हो रहा है? लेकिन हिंदी से और इसका कोई रिलेशन आपका उतना विशेष है नहीं। हिंदी का अपना ग्रामर चलता है और इंग्लिश का क्या है, अपना चलता है। देखिए, तो ऐसी स्थिति में देख, आप नहीं कहेंगे कि ये सेंटेंस क्या है, गलत है। लेकिन अगर कंटेक्स्ट नहीं दिया हुआ है तो समझ में नहीं आएगा कि ये पास्ट ऑफ द पास्ट का एक्शन है भी या नहीं। हमें इसमें क्या करना था, इस सेंटेंस में एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है।
क्या इंप्रूवमेंट करना है कि हमें शो करना है कि ये एक्शन पास्ट ऑफ द पास्ट का है। समझ में आ रही बातें? अब बताइए पास्ट ऑफ द पास्ट को शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हम कैसे किसी एक्शन को पास्ट ऑफ द पास्ट बनाएंगे? बोलिए। किसी भी एक्शन को पास्ट ऑफ द पास्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हैं? बोलिए। अभी आप लगता है निंदे में है। नहीं ना? तो पास्ट ऑफ द पास्ट बनाने के लिए क्या करेंगे आप? हैं? यानी कोई आपका एक एक्शन और ऐड करेंगे जो पास्ट को इंडिकेट करे? नहीं। तो वही है, सिंपल पास्ट को, सिंपल पास्ट का कोई एक्शन ऐड कर देंगे तो अपने आप ये क्या हो जाएगा? पास्ट ऑफ द पास्ट का हो जाएगा। नहीं समझ में आया? भाई अगर पास्ट ऑफ द पास्ट बनना है तो इसका मतलब क्या है कि एगो को पास्ट बना देंगे तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? पास्ट ऑफ द पास्ट हो जाएगा। है ना? बस यही तो करना था। आप लोग इसके लिए इतना दिमाग लगा रहे हैं। देखिए तो अब इसमें हमें ये लिखना चाहिए था कि शी हैड बीन studying for 3 hours when I went to meet her ना? अब देख ली, when I went to meet her, जब मैं उससे मिलने के लिए गया। अब कहाँ गया हमने? पास्ट में। नहीं अब कोई कहेगा उसके घर, बड़ा भयानक प्राणी है। when I went to meet her, जब मैंने उससे मिलने के लिए गया, तो ये कहाँ दर्शा रहा है? पास्ट का। हो गया ना? अब देखिए मतलब हमारा एक्शन हुआ कहाँ? पास्ट में। और उसके पहले से वह आपका ऑलरेडी 3 घंटों से क्या कर रही थी? पढ़ रही थी। और हमारे जाने तक भी वो क्या कर रही थी? पढ़ रही थी। समझ में आ रही बातें? अगर हमारे मिलने के पहले वो पढ़ चुकी होती तब तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट में लगा देंगे ना, सॉरी इसको पास्ट परफेक्ट में बनाते। समझ में आ गए? तो हमें आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब यहाँ, अब अगर सोचिए कि अब अगर यहाँ हैड के जगह पे अगर आप हैज इस्तेमाल करना चाहेंगे तो अब ये गलत होगा? गलत होगा ना? क्योंकि अब यहाँ से ये स्पष्ट बता रहा है कि कहाँ की बात हो गई है? पास्ट की। तो अब यहाँ अगर हैड के जगह पे हैज लगाएंगे तो ये क्या है? गलत है। ऊपर वाले सेंटेंस के अनुसार यहाँ हैड के जगह हमने रिप्लेस कर दिया किसको? हैज से। कोई दिक्कत हो रहा था? नहीं। अब समझ में आ रहा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम कब करेंगे? तो जब आपका दो पास्ट एक्शन हो जिसमें से एक आपका कंप्लीट यानी सिंपल पास्ट की बताए और एक एक्शन जो आपका कभी पास्ट में ही शुरू हो करके पास्ट में ही क्या हो? कंटिन्यू हो। समझ में आ गई बातें? समाप्त हो जाएगा तो फिर पास्ट परफेक्ट में ना जाएगा। बड़ा भयानक प्राणी है। चलो जल्दी से नोट करो। नहीं आवाज आ रहा? आवाज तो ठीक। अब सुनाई थोड़ी के दे रहा है कि पता चलेगा? नहीं, नहीं तो एक बार आपका रिकॉर्ड स्टार्ट नहीं हुआ था, इस बार आपका माइक ही नहीं रहे। ओके ना? अब उसी प्रकार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इस फॉर के जगह पे आप सिंस लगा देंगे वो भी क्या है? गलत है ना? हाँ। लेकिन अगर यहीं पे 3 आवर्स के जगह पे हम 3 PM
6 PM, ऐसा कुछ भी एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐड करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्यूचर में। आइए फ्यूचर में आपको बताए थे कि जैसे प्रेजेंट में आपका क्या है, 4 होता है, पास्ट में आपने 4 देखा, उसी प्रकार फ्यूचर में भी कितने टेंसेज होंगे, 4 टेंसेज होंगे। सही है ना। जैसे इसमें आपको मिलेगा सिंपल फ्यूचर टेंस, या इसका दूसरा नाम आप क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आपको पता है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। क्या है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसी को आपको बताया गया था कि हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। तीसरा आपका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा आपका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यही है। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं किसको, सिंपल फ्यूचर टेंस को। सही है ना। आइए सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा। आपको टेंस का जब इंट्रोडक्शन दिए थे, आपको उस टाइम बताए थे कि टेंस क्या है, वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स है ना। तो अगर वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स हैं तो इसके अनुसार हमको टेंस कितने प्रकार का मिला, 2। ठीक है ना। डिफरेंट फॉर्म्स के अनुसार अगर हमने देखा तो टेंस हमें कितने प्रकार का मिला, 2, प्रेजेंट एंड पास्ट। नहीं, लेकिन और आपको बताए थे कि टेंस आपको क्या देता है, टाइम का सेंस देता है। नहीं, टेंस आपका बना हुआ टाइम प्लस सेंस से, याद है। अरे टेंस को आपको ब्रेक किए थे तो आपको नहीं बताया गया था कि टेंस जो बना हुआ टी फॉर क्या है, टाइम, और ईएनसी आपका किससे लेकर के बनाया गया है, सेंस से ना। तो टेंस आपका टाइम का सेंस देता है। और टाइम के अनुसार अगर हम देखें तो टाइम 3 प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इस आधार पर टेंस कितने प्रकार हुआ, 3 प्रकार का हुआ। समझ में आ रही बातें। और ग्रामर के अनुसार डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब के अनुसार 2 ही प्रकार का, प्रेजेंट एंड पास्ट। तो फ्यूचर बनाने के लिए, चूंकि वर्ब के रूप से तो पता चल नहीं रहा है, तो फ्यूचर बनाने के लिए कुछ ना कुछ आपका एक्स्ट्रा आपका सहारा लेना पड़ेगा। और यहाँ पे फ्यूचर बनाने के लिए आपको क्या लेना है, शैल और विल। नहीं, फ्यूचर बनाने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, शैल और विल का लेना होगा। नहीं, दिमाग में किसी किसी का चल रहा होगा कि फ्यूचर बनाने के लिए स्मार्ट क्लासेज का, अग्रवाल स्मार्ट क्लासेज का भी सहारा लेना पड़ेगा ना। क्या जी, ऐसा दिमाग में आपको नहीं आया, आया ना। देखिए हम झूठ नहीं बोलते हैं ना, इनको पूछिए, ये भी झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा हाँ, नहीं आया था मन में, मतलब अच्छा ये बताइए बिना मन आए हुए चले आए, मतलब आप सोच लेते कि यहाँ जाने के बाद फ्यूचर नहीं बनेगा, तो तो उसके पहले आ गया होगा, कोई जरूरी है, बन ही आएगी तो वही ना होगा। मतलब अभी एब्सेंट था लेकिन फिर आपका रिएक्टिवेट हो गया होगा। बात करते हैं हाँ। अच्छा नहीं, कंफ्यूज थे। आइए, तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, शैल और विल का। नहीं, और
जैसा कि यूजुअली आप जानते हैं कि हर एक टेंस के लिए हमें तो क्या ऐड करना पड़ेगा, सब्जेक्ट ऐड करना ही पड़ता है ना। और फिर लास्ट में आपका, आप ध्यान दीजिएगा, शैल और विल को हम क्या कहते हैं, मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। नाम सुने कि नहीं ये सब हैं? आप लोग 12 तक आने के पहले थोड़ा सा भी इंग्लिश पिछले नहीं पढ़ा है हैं? इंग्लिश पढ़े हैं? हमको भी लग रहा है ऐसा ही कुछ। हमको लग रहा है कि एबीसीडी कुछ आपका हाल ही में आपने कहीं पढ़ा होगा ना। हैं? हाँ। वर्ब्स देखिए, आपका वर्ब्स में आपका दो गो, एक मेन वर्ब्स होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी दो प्रकार होता है, एक प्राइमरी होता है और एक मॉडल होता है। तो मॉडल यानी जैसे शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, टू, यूज टू, ये सब जो है वो सब क्या है, मॉडल वर्ब्स है। क्लियर है ना। मॉडल वर्ब्स अर्थात वो वर्ब्स है जो आपको प्रेजेंट पास्ट से आपका उतना प्रभावित, इसके जो रूप है वो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है। जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ भी जाएगा, प्लूरल है तो भी क्या करेगा, उसके साथ जाएगा। अब जैसे अगर मान के चलिए कैन आपको लगाना है, तो कैन लगाने के लिए ही के साथ भी कैन लगेगा, शी के साथ भी कैन लगेगा, वी के साथ भी क्या लगेगा, कैन लगे। इसको ना फेमिनिन से जरूरत पड़ा, ना मास्कुलिन से कोई अंतर पड़ा, ना सिंगुलर से अंतर पड़ा, नहीं प्लूरल, इसीलिए इसका नाम क्या है, मॉडल। दूसरा, मॉडल वर्ब्स आपका मूड को क्या करता है, बताता है आपका क्या मूड कर रहा है, आदेश देना चाह रहे हैं या आप अपनी शक्ति को दर्शाना चाह रहे हैं, परमिशन लेना चाह रहे हैं, नहीं, ये सारी चीजों को आपका क्या है, दर्शाता है। ठीक है ना। आइए समझिएगा। तो सब्जेक्ट शैल और विल, तो आपका शैल और विल के बाद ऑलवेज क्या इस्तेमाल होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना। हाँ, अब कहाँ लगेगा इसे, अपने से कोई ग्रामर रूल रूल बना रहा है, अपने से मन कर रहा है कि भी लगा दे ना। बड़ा भयानक प्राणी। हाँ? सब्जेक्ट शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। बी लगता है पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहाँ लगेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपको क्या लगेगा, वर्ब का फोर्थ रूप, कॉन्टिन्यूअस बनने के भी फोर जरूरत पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पे देखिए कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि शैल और विल अपने साथ क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब कंटिन्यूअस बनाना है, कंटिन्यूअस बनाने के लिए वर्ब का क्या इस्तेमाल करना है, फोर्थ रूप। तो दोनों को सेटिस्फाई किया जाए कि हम वर्ब को चौथे रूप को भी इस्तेमाल कर दें, है ना, और शैल और विल के बाद जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है वो भी लग जाए, तो उसी के लिए बीच में आपका क्या लगा दिया जाता है, बी, बी ई भी। ठीक है ना। वो बी लग जाता है तो शैल और विल भी खुश हो गया कि नहीं, हमारे साथ जो आता था वही आया है। नहीं, आप सोचिए कि आपके साथ जो आते रहा जाते रहा, उसके जगह पे कोई दूसरा कोई आ जाएगा, दिक्कत होगा कि नहीं, नहीं होगा दिक्कत, हाँ होगा। उसी प्रकार आपका कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, वर्ब का चौथा रूप। तो भाई कंटिन्यूअस बनाने के लिए आप वर्ब के चौथे रूप को इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो प्रॉब्लम, इसके लिए हम बीच में क्या इस्तेमाल कर देते हैं, बी का इस्तेमाल कर देते हैं, दोनों क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। क्लियर है ना। खैर फिलहाल अभी आइए सिंपल फ्यूचर टेंस में। अब यहाँ पे बात आती है कि ये शैल और विल का क्या फंडा है ना, कि शैल क्यों और विल क्यों, क्या दोनों में कुछ बेसिक अंतर है, बिल्कुल है। अगर हम लोग ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार चले ना, तो ग्रामर के अनुसार यही कहता है कि अगर आई और वी है, क्या है, आई और वी है, तो हम इसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, शैल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। रूल्स क्या है, यही कहता है। क्लियर है ना। बाकी जो भी आपका क्या है, रेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है ना, बाकी जितने भी रेस्ट सब्जेक्ट हो गए वो सभी के साथ आपका क्या लगते हैं, विल लगते हैं। समझ में आ रही बात है। बाकी रेस्ट सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल लगता है। लेकिन आपको पता है आजकल क्या है, फैशन की दुनिया है, और फैशन में किसी भी चीज का गारंटी नहीं होता। नहीं, आप दुकान में जाते हैं खरीदने के लिए, कपड़ा पे नहीं बोलता है देखिए फैशन वाला लीजिएगा, उसमें कोई गारंटी
नहीं मिलेगा। तो वही आपका है, आजकल क्या है कि लोग आई और वी के साथ भी खूब अच्छा से बिना आपका सोचे समझे क्या लगा देते हैं, विल लगा देते हैं, और कोई गलती आपका नहीं है। क्योंकि सब लोग यही एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या है, वही एक्सेप्ट। रूल्स क्या होता है कि जो सब लोग ने क्या कर लिया, मान लिया, वो क्या बन गया, बन गया। समझ में आ रही बात है? तो यही है। तो आई और वी के साथ भी आप क्या लगा सकते हैं, विल लगा सकते हैं। ओके ना? आइए ध्यान दीजिए, सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल कैसे एक्शंस के लिए होगा, जो फ्यूचर में सामान्य तरीके से यानी घटित होंगे ना, अभी वर्तमान में नहीं, क्या होगा, फ्यूचर में। फ्यूचर में कोई भी घटना अगर सिंपल वे में हो रहा है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, ये। इसका और नेगेटिव बनाने के लिए बता रहे हैं। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे आप, इसको तो मिटा देना। देखिए नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, अगर नेगेटिव आपको बनाना हो तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ आपको शैल और विल है, ठीक है ना। शैल और विल के बाद आपको क्या ऐड करना है, नॉट ऐड करना है। उसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो, ठीक है ना, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या है, शैल और विल प्लस क्या लाना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस लास्ट में क्या लगा देना है, इंटेरोगेशन मार्क। क्लियर है ना? देखिए कभी कभी क्या है ना, कुछ लोग आपका शैल और नॉट को अलग अलग लिखने में थोड़ा सा आपका नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, कॉपी नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, इंक भी बचाना चाहते हैं। नहीं, अब सोचिए कि यहाँ शैल लिखे फिर नॉट भी लिखें, 3 गो एक्स्ट्रा लिखिएगा तो टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। तो कुछ लोग इसका चाहता है कि क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिख दें। नहीं, तो कुछ बहुत भयानक प्राणी जो रहता है, एकदम बिल्कुल सतीश के जैसा, वो आपका हाँ, वो इतना आपका उदार व्यक्ति है, नहीं किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहता, और इसलिए वो क्या करता है, शैल और नॉट को आपका क्या बना देता है, साइलेंट बना देता है। समझ में आ रही बातें? हाँ। और उसी प्रकार विल प्लस नॉट को जब उसको लिखना रहता है तो वो बना देता है क्या, आपका विलंट। समझ में आ रही बातें? अब ये क्या करता है, शैल नॉट को साइलेंट कर देता है, विल नॉट को विलंट कर देता है। समझ में आ रही बात है? हाँ। तो ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी चीज आपका एग्जिस्ट नहीं करता है एक्सेप्ट उसके डिक्शनरी को छोड़कर। समझ में आ रही बात है? ये सिर्फ उसी के यहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो शैल और नॉट शैलेंट नहीं, विल और नॉट विलंट नहीं, तो क्या होगा, शैंट एंड वॉन्ट। क्या बोल रहे हैं? हाँ। तो यहाँ पे आपका सही आपका क्या है, सही होना चाहिए आपका, हम इसके पे शैंट क्या इस्तेमाल करेंगे, शैंट। और उसी प्रकार विलंट के जगह पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉन्ट। क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉन्ट। याद रहेगा ना, वांट नहीं, वॉन्ट। वांट WANT हो जाता है, वांट अलग है, वांट क्या है, अलग है। ओके ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा। ओके ना? आइए नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, अब एग्जाम्पल पे आते हैं, यूजेज में पहले ले लेते हैं। तो हम इसका इस्तेमाल किस लिए करेंगे, टू एक्सप्रेस सिंपल
टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर इवेंट। क्या नहीं दिख रहा है ना? टू एक्सप्रेस, ये दिख रहा है जी, सिंपल फ्यूचर इवेंट। ठीक है ना? कोई भी अगर आपका सिंपल फ्यूचर इवेंट है तो उसको बताने के लिए आप क्या करेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस का बात करेंगे। अब सिंपल फ्यूचर इवेंट क्या होता है? जो सामान्य तरीके से भविष्य में कभी कोई एक्शन वो क्या है, घटित होंगे। अब जैसे सिंपल फ्यूचर इवेंट के बारे में आप क्या बोलेंगे कि मैं उससे कल मिलने के लिए जाऊंगा। इसमें कोई स्पेशल है क्या? ये सामान्य तरीके से आने वाले समय में ये घटना होगी। क्लियर है ना? तो इसको आप बताएंगे कहां पे? सिंपल फ्यूचर टेंस में। नहीं तो आप बोलेंगे कि आई शैल गो टू मीट हर टुमारो। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कल मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा। ठीक है ना? अब कल के लिए लोग आपका यस्टरडे भी जानता है। समझ में आ रही बात है? अब क्या करता है कि आई शैल गो टू मीट हर यस्टरडे कर देता है। एकदम समझ में आ रही बात है? हाँ। अच्छा, और अगर बंदी रहेगी तो? इस सब स्पेशलिस्ट है, वो बंदी का स्पेशलिस्ट है, वो बंदा का स्पेशलिस्ट। हाँ। हाँ, उसको देखिए बंदी के बारे में खूब जानकारी है कि कौन गलती करता है और कौन गलती नहीं करता। हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोस ज्यादा ज्यादा मतलब यही सब पे तुम लोग का स्टडी कर रहा है। हाँ? अच्छा। ओके, समझ में आ रही बातें? तो इस प्रकार से अगर आप बोलते हैं कि विल ही विल डू इट टुमारो। अब यहाँ पे आप लोग को कभी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये टुमारो लगा रहे हैं इसलिए ये आपका फ्यूचर हो रहा है? नहीं। अगर आप टुमारो नहीं भी लगाएं और शैल और विल के साथ आप बताएंगे तो आपका समझ जाएगा कि ये एक्शन कहाँ की है, फ्यूचर का है। समझ में आ रही बातें? जैसे यहाँ पे अगर हम ये बोलें आई शैल बाई अ न्यू हाउस। नहीं, मैं एक नया घर क्या करूंगा, खरीदूंगा। समझ में आ रही बातें? तो ये आपका भविष्य में ये घटना होगा। क्लियर है ना? हाँ, आपने डिफाइन नहीं किया है कि कब आपका खरीदना है। अगर आप एक करते हैं कि आपका 2 साल के बाद या अगले साल, तो ठीक है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो आई शैल बाई अ न्यू हाउस। अच्छा, हाउस की जगह पे होम भी बोल सकते हैं। नहीं, होम और हाउस में क्या है, अंतर होता है। नहीं, होम आपका बर्थ प्लेस होता है। क्लियर है ना? जो कि आप हाँ, बहुत अच्छा। आपको आ, एकदम। ये सब नमूना कहाँ छुपा हुआ था पटना में जी? आ ना,
थ्री इडियट्स तो ये वो और ऐड हो गया है। अच्छा वो साइलेंसर और ये वायरस। हाँ? तो फिर प्रिया कौन है? प्रिया थी, कौन थी? अरे करीना कौन थी उस? अच्छा, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। दूसरा आप इस्तेमाल फ्यूचर टेंस का आपका कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? मेन क्लॉज में। ठीक है ना? आगे बढ़े ना? आइए। दूसरा इस्तेमाल हम क्या करते हैं? इन मेन क्लॉज। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को याद होगा तो वहां पे बताए थे कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसमें क्या इस्तेमाल होता है? क्लॉज आपका होता है कि अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें कम से कम एक क्या हो? सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, वह आपका क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। नहीं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं, दो क्लॉज हो रहा है, एक क्या है? मेन क्लॉज, और एक क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर है ना? तो देखिए, इन मेन क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज में आपका इस्तेमाल होगा कौन सा? सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या इस्तेमाल होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसमें क्या इस्तेमाल होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना? जैसे यहां पे समझिएगा, ये जो मेन क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट होता है, इसको आप क्या बोल सकते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये आपका डिपेंड करता है किस पर? इसकी जो मीनिंग होगी वो डिपेंड करेगा किस पे? मेन क्लॉज पे। क्लियर है ना? ये अकेले में, आप अकेले अगर है तो वो आपका बिल्कुल स्पष्ट मीनिंग नहीं देगा। जैसे यहां आप समझिएगा, अगर हमने बोला इफ यू कम, इफ यू कम, यदि तुम आओगे, ऐसा आपने बोला, तो बताइए इफ यू कम, यदि तुम आओगे, क्या ये कंप्लीट मीनिंग ले रहा है? रख रहा है? नहीं। इसके बाद आपको सुनने को मन कर रहा होगा कि अगर हम आएंगे तो क्या ना, कुछ ना कुछ तो आपका होगा जो आने वाला उसके मीनिंग को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। तो इसलिए यहां पे हमने इस्तेमाल किया है क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर हम यहां इस तरीके से लिख दें इफ यू विल कम, अगर यहां पे आप क्या लिखेंगे? इफ यू विल कम ना, तो ऐसा इस्तेमाल करना क्या होगा? गलत होगा। समझ रहे हैं ना बात को? क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या इस्तेमाल होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? जिसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट ना हो, जो अपने मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पे क्या करता है? निर्भर करता है। और मेन क्लॉज में आपका क्या इस्तेमाल होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस। नहीं तो इफ यू कम, अब बोलते हैं आई शैल हेल्प यू। अच्छा बीट यू। इफ यू कम आई शैल हेल्प यू। नहीं, आप लोग ना खूंखार क्यों है जी? तो मारा मारी काटा काटी का ही बात करते हैं। नहीं करे, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हाँ, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। समझ में आ रही बात है? ठीक है, आप लिख लीजिए आई विल बीट यू। ओके ना? तो ऐसा जहां भी रहे, नहीं अगर दो क्लॉज हो, फ्यूचर का इवेंट हो, देखिए मीनिंग कहां निकलता है? पास्ट में। सॉरी, मीनिंग कहां निकलेगा? फ्यूचर में। दोनों एक्शन कहां हो रहा है?
फ्यूचर में। प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे आप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो ट्रांसलेशन में आपको पता लगता है कि ये भी तो आपका फ्यूचर का, ये भी फ्यूचर का। यदि तुम आओगे तो गागे की लगता है तो सेल और फ्यूचर अपने आप मन में आ जाता है, लेकिन वही क्या है, गलत है। वहां पे आपको आपको फाइंड आउट करना है कि अगर ये मेन क्लॉज है तो इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस का। अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार से अगर आपका बोला जाए अनलेस, अच्छा ये वाली जो आपका कंजंक्शन वाला जो शुरू कर रहे हैं ना, अगर आप इसको बीच में ले जाकर के रखेंगे तो कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। जैसे उसका भी एक एग्जांपल दे ही देते हैं, इसी को उसमें बना देते हैं। जैसे यहां समझिएगा, यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे। कंप्लीट है कि नहीं। अब इसमें अगर हम ऐड कर दें अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। समझ में आ रही बात है। हाँ, अब हंसो नहीं। हाँ, पूरा यही सब वीडियो देखते हैं ना जी। हाँ, क्यों, इसमें ऐसा क्या हम नहीं देखे हैं। ये नीला ड्राम क्या होता है हमको नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, मतलब नीला ड्राम को अब क्या होता है, इसके लिए हमको शादी करना पड़ेगा। ये कितना भयानक प्राणी है। हाँ, ये सब आप लोग को आपको पता है जी। हाँ, सबको पता है, आपको भी। हाँ, ये आपको तो भाई पता ही होना चाहिए। हाँ, उसको कुकर पता है। हाँ। सब लोग मोबाइल लेकर के यही सब चलाते रहता है ना, तो देखता कहाँ है सब टीवी में। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ से आगे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। और इसमें सभी लोग कम से कम 5 6 सेंटेंस क्या कीजिए, फॉर्म कीजिए, तभी वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। नहीं तो एक्सरसाइज जाके बनाइए, क्लियर है ना। क्योंकि आप बना रहे हैं तो अब ट्रांसलेशन भी आपका धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, सही हो रहा होगा। क्योंकि ट्रांसलेशन भी तो यही सबसे ना, पूरे टेंस में कहीं ना कहीं बनेगा। तो 12 टेंस है तो ट्रांसलेशन भी आप लोग 5 6 नंबर का जो भी 5 तो कम से कम पूछता है ना, तो वो आपका बन जाए, 5 नंबर हो जाएगा क्लियर। समझ में आ रही बात है। तो ऐसा नहीं कि आप पढ़ लेंगे पूरा उसके बाद शुरू करेंगे तो क्या होगा कि एक तरफ से फिर पढ़िएगा, एक तरफ से फिर क्या कीजिएगा, भुलाइएगा। नहीं, तो प्रैक्टिस आपका अभी से ही क्या होनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए।